हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताया था कि डी यू बाई डी वी जो होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। और ये भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि वी वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फिर वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, दोनों डिस्कस कर देता हूं मैं। देखो, एक तो था कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें पूछा जा रहा है कि R1 से लेके R2 तक L लेंथ का एक सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक, तो इसका हिंट मैंने दिया था कि क्या करेंगे। सबसे पहले एक पतला सा एक dx विड्थ का क्या करोगे आप, एक सिलेंडर इमेजिन कर लोगे L लेंथ का। तो ये एक सिलेंडर हमने इमेजिन कर लिया L लेंथ का बच्चों, ठीक है। तो L लेंथ का एक ये सिलेंडर हो गया। इसके अंदर इसका विड्थ कितना है इस सिलेंडर का, dx, ठीक है। dx क्यों माना, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इससे फील्ड वेरी करती जा रही है जैसे हम दूर चलते जा रहे हैं। तो यहां से अगर x रेडियस का और dx थिकनेस का, ये dx थिकनेस है, ठीक, इतने का अगर हम एक सिलेंडर लेंगे तो ये dx विड्थ में हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। dx बहुत पतला है, ठीक है। तो सबसे पहले dv निकाल लेते हैं। तो dv कितना होगा, अगर मान लो इस सिलेंडर को कट कर दें और कट करके फैला दें इसको ऐसे, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई एक्स। ये लेंथ कितनी है l, देखो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई एक्स के बराबर, ये लेंथ l है, ठीक है। अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी dx, मतलब ये जो शीट है ये dx चौड़ा है। तो इसका मतलब dv हो जाएगा एरिया इंटू dx, और एरिया कितना 2 पाई x इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये dv हो गया, ठीक है। तो अपने को निकालना था कि एनर्जी टोटल कितना है R1 से लेके R2 के बीच में। तो du बाई dv निकालते हैं। तो du बाई dv इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, गॉस लॉ से सीखा हुआ है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे हम x रख देंगे। x क्या चीज है, वेरिएबल है, ठीक है। तो x यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब इसके बाद फिर du की बात करें तो du की वैल्यू हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अच्छा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dv, ठीक। तो यहाँ du की वैल्यू आ गई, देखो जो कटे काट दो, तो यहाँ से बचेगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और dv की वैल्यू 2 पाई x इंटू एल इंटू डी एक्स। तो 2 पाई भी चला गया, बचा कितना, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक l भी बचेगा, ठीक है, और बचेगा dx अपॉन x। और इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल एनर्जी के लिए, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए, तो ये पूरी एनर्जी आ जाएगी U इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से लेके R2, मतलब कि ln x ये आएगा R1 से लेके R2 तक, ठीक है। अब इसके बाद फिर लैम्डा स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ln R2 माइनस ln R1, ठीक। यहाँ पे लॉग का एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। तो बच्चा ये आंसर होगा एनर्जी का कि उस सिलेंड्रिकल शेल में इतनी एनर्जी रहेगी, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर क्वेश्चन हमने आपको एक दिया था कि एक क्या है, एक स्फेयर है कंडक्टर का, और उसके ऊपर बिट बाय बिट, मतलब कि एकदम धीरे धीरे dq dq चार्ज लाते हुए इंफिनिटी से हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं q के बराबर।
तो सबसे पहले पूछा था कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए कि कितनी वर्क डन है, या फिर ये निकालिए कि एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की। ठीक, आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्क डन, भाई ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन रहेगा इसके ऊपर चार्ज देने में, वही तो एनर्जी बन के स्टोर रहेगा सिस्टम का। ठीक, तो आपसे पूछा गया था कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण कितना वर्क डन हुआ। ठीक, तो इसको हम करेंगे वर्क डन इक्वल टू, इस सबको करा चुका हूं मैं, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी क्यू। मान लेते हैं किसी समय पे इसका चार्ज क्यू है और हमने इसके ऊपर डी क्यू चार्ज और डाला, ये आर रेडियस का स्फीयर है। ठीक, तो डी क्यू चार्ज और हम लेके आ रहे हैं इसके ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, v इंटू डी क्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो ये डी डब्ल्यू है। ठीक, तो डी डब्ल्यू को लिखा जा सकता है, देखो जहां पे चार्ज आया है वहां का पोटेंशियल कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, माइनस कहां से आया है, इंफिनिटी से, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई Q 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q इंटू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब 0 से लेके मान लो कैपिटल Q चार्ज हमने दिया, तो Q स्क्वायर बाई 2, तो यहां से वर्क डन टोटल आ जाएगा बच्चा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, तो ये आ गया कि वर्क डन हमने इतना किया इसको चार्ज करने में। ठीक, इसके ऊपर टोटल क्यू चार्ज देने में। अब आपसे क्या पूछा गया है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि इस स्फीयर में आप ये निकालिए कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द स्पेस ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात, देखो तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता है कि अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज होगा तो बाहर इसके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ये एनर्जी कितनी हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू भी 0, मतलब उस स्पेस में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अगले पे, तो देखो सबसे पहले अगर फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर देखा जाए, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर अगर बात करें तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो अपने को एक तो ये है कि अगर जो पॉइंट चार्ज वाला मैंने फॉर्मूला निकलवाया था, ठीक है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, ये भी वही कैलकुलेशन को लीड कर रहा है, देखिए इससे भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो ज्यादा सही होगा। तो ये आया था Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसमें हमने क्या देखा था कि R1 से लेके R2 के बीच में पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर है। तो देखो बाहर के पॉइंट के लिए एक जो शेल होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना, ये तो बताया हुआ है। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले को अंदर के लिए तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये पता है अपने को। तो बाहर के पॉइंट के लिए हम तो ये मान सकते हैं ना कि ये पूरा स्फीयर कहां मौजूद है, पूरा चार्ज सेंटर पे। तो इस फॉर्मूले का यूज अगर हम कर लें, और कहां से कहां तक इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैपिटल आर से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आया, R1 क्या है, हम ये मान रहे हैं कि ये पूरा चार्ज जो है वो सेंटर पे सिचुएटेड है, कैपिटल Q। ठीक, और उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि R से लेके इंफिनिटी के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा ना, R1 की जगह कितना लिखेंगे R, और R2 की जगह इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाता। समझ में आ रही है बात। ठीक है, वैसे ये अब अगर मान लो कि हम बात करें, अच्छा यहाँ पे क्यू स्क्वायर था,
ठीक। और साथ में एक चीज और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, और एक चीज और यहाँ पे 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, तो आप या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक, या तो फिर कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका था तो डी की वैल्यू कितनी हम लिखते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 इंटू डीवी कितना रखते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके, सॉरी आर से लेके, यहाँ पे शेल है ना, तो आर से लेके इंफिनिटी तक और जीरो से लेके यू तक। तो यहाँ पे यू सॉल्व करना, यू आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, तो बच्चा ये आंसर होगा इसका। ठीक, तो इस चीज को अगर सॉल्व करें, देखो तो एक तो ये है कि हमने कैपेसिटर में ये तो पढ़ा था कि भाई क्यू स्क्वायर बाई 2c एनर्जी होगी, जिसे अभी हमने ये चीज निकलवाया और हमने देखा कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एनर्जी आई, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एनर्जी आई। ठीक है, लेकिन हमने ये कहीं नहीं बताया था कि वो एनर्जी है कहाँ पे। लेकिन इस फॉर्मूले से हम ये जान सकते हैं कि अंदर कितनी एनर्जी है, 0, और फिर जो एनर्जी है वो पूरा आउटर स्पेस में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को बता रहा है बच्चा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी है, और एनर्जी है कितनी, अंदर 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब पूरी एनर्जी आर से लेके इंफिनिटी के बीच में स्टोर्ड है। क्लियर है बात? ठीक, तो चलो अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देयर इज एन यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in a non-conducting solid sphere of radius capital R with total charge capital Q uniformly distributed in its volume. Then find energy stored inside the sphere and outside the sphere, and hence find total energy of the system. अब देखो, जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था कि अंदर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था आर रेडियस में। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बाहर के साइड था, बाहर स्फीयर के। और यहाँ पे क्या खास बात थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी कंस्टिट्यूट हो रहा था स्पेस में, और वो एनर्जी कितनी थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, ये चीज हम देख चुके थे। अच्छा, इस एनर्जी को सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, कि इस स्फीयर का सेल्फ एनर्जी कितना है, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ठीक, तो चलो अभी आपसे क्या बोला गया कि ये जो स्फीयर है ना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जाए नीट वाले इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें इतना नहीं आता, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे इसका। देखो अब क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, तो ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ, टोटल चार्ज जो है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्यू जिसका रेडियस जो है आर के बराबर है। ठीक, अच्छा सॉलिड स्फीयर के अंदर आप अच्छा ये बता सकते हो सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग? तो बच्चे कंडक्टिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कंडक्टिंग हुआ तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं ना, तो कंडक्टिंग अगर हुआ भी तो तुरंत ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हुए ये एकदम बाहर सरफेस पे चले जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ऐसा चार्ज डेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है वॉल्यूम के अंदर। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक वो कैविटी के अंदर ना रहे। तो मेटल के अंदर चार्ज नहीं आएगा, वो हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, जिसके अंदर टोटल क्यू चार्ज है। अब आपको ये देखना है
कि एक तो यहाँ पे अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अगर बात करें आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है, ये चीज। उसके अलावा आउटसाइड के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इतना और फिर बाहर के साइड ये चीज है, ठीक। तो इस बार अंदर भी कुछ एनर्जी होगी और बाहर भी एनर्जी होगी, तो यही चीज आपको कैलकुलेट करना है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को करना शुरू कर दो, ठीक। तो देखो अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, इसके ऊपर बात करें तो डी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू स्मॉल आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। डीवी कितना होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये कैसे इतना आ रहा है ये हम बता चुके हैं, ठीक है, इतना है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। अगर अपने को निकालना है कि अंदर कितनी एनर्जी है, तो ये अपने को इनसाइड स्फीयर कितनी एनर्जी है ये पता चलेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर बचा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 6, ठीक है। अच्छा 4 से एक 4 भी चला जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एक 4 बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 16 इंटू यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो ये आर के पावर 4 इंटू डी आर हो गया, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया जीरो से लेके आप आर तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो, ठीक। तो ये कितना आएगा बच्चों देखते हैं। तो आर टू द पावर 5, तो ये आ गया 1/8 या क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और आर टू द पावर 6 और इंटीग्रेशन से आएगा आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और ये जीरो से लेके आर तक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इनसाइड जो एनर्जी है वो आ गया क्यू स्क्वायर, देखो आर टू द पावर 5, तो एक आर टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर, ठीक है। तो ये इनसाइड इतनी एनर्जी होगी, ठीक। अब चलो देखते हैं बाहर कितनी एनर्जी। तो देखो बाहर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही फॉर्मूला है ना, और यही फॉर्मूला होता है शेल का भी। तो भाई बाहर के पॉइंट के लिए ये शेल का और इस सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या हम वही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लें, ठीक, बाहर के लिए। तो इसका मतलब आउटसाइड स्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो आउटसाइड स्फीयर की एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हो गई इस स्फीयर की, वो हो गया इनसाइड प्लस आउटसाइड टोटल कितनी एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई उस सॉलिड स्फीयर को बनाने में कितनी एनर्जी लगी है, तो इतनी एनर्जी लगेगी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उस पूरे सॉलिड स्फीयर को बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू अरेंज चार्जेस टू फॉर्म अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये पूरी एनर्जी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ऐड करके देखो, तो ये 5 6 और ये 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर,
ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। अब ये जो दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको ये अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, आज की क्लास में नीट वालों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। जो बेसिक फॉर्मूले थे ना स्टार्टिंग वाले, वही आप ध्यान दीजिएगा नीट वाले बच्चे। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, लिखिए। देयर इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। देयर इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर with point charge plus q naught, with point charge plus q naught at center and total charge capital Q uniformly distributed on its surface, uniformly distributed on its surface। ठीक है, पहला लिखिए फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब देखो, अब इसमें एनर्जी की बात करें, पहला पार्ट है कि कितनी एनर्जी है सिस्टम की। जरा सोच के बताओ कितनी एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के रिपल्शन है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करें, एक रिपल्शन जैसे कि अगर एक अकेला ये स्फेयर रहता तो क्या इसके पास एनर्जी है? जी हाँ, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसी को इस स्फेयर की सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, जो इसके खुद के चार्ज के अंदर जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी। ठीक, अच्छा, दूसरा यहाँ पे रिपल्सन एक और है जो इस पॉजिटिव चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है उसके और बाहर के चार्ज के रिपल्शन के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। वो एनर्जी है एक तो सेल्फ एनर्जी जो कि होगा इस स्फेयर के खुद के चार्ज के कारण, और एक एनर्जी इन दोनों के बीच में रिपल्सन के कारण। अच्छा, इन दोनों के बीच के रिपल्सन वाली एनर्जी कैसे निकलेगी? तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यह भी किया जा सकता है कि पोटेंशियल निकाल के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम क्या करें, इस पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैट में ये चीज बहुत डिटेल से पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा आर दूरी पे, ये डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर। उस पोटेंशियल में कैपिटल क्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखो टोटल एनर्जी की बात करें तो ये हो गया क्यू, देखो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल हो गया, उसमें कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बीच का इंटरेक्शन पता चल गया? क्यू नॉट और बाहर जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है उसके बीच का। ठीक, अब इनके आपस में जो रिपल्सन हो रहा है उसके कारण कितनी एनर्जी है उसको हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। क्लियर है बात? तो ये आंसर होगा पहले पार्ट का। ठीक, सेकंड पार्ट लिखिए। इसमें सेकंड पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ शेल expands such that its radius becomes 2r। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया सेकंड पार्ट में कि अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था Q नॉट, अब इस रिपल्शन के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा उसके कारण क्या हुआ, ये स्फीयर जो हो गया वो 2r रेडियस का हो गया। ठीक है, तो ये जरा बता सकते हो कि यहाँ पे अब एनर्जी ऑफ सिस्टम घटा होगा या बढ़ा होगा? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था ना, और एक्सपेंशन भी किधर की तरफ हुआ? बाहर की तरफ, मतलब सारे चार्जेस जो गए वो दूर चले गए। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसने वर्क परफॉर्म कर दिया, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है।
ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी घट गई होगी। और आपसे अगर पूछा गया है इसमें कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब यही क्या पूछा गया कि कितनी चेंज इन एनर्जी हुई। तो जो भी सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई होगी वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे मान लो ये मार्कर है अगर, तो ये h हाइट नीचे आता है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, mgh पॉजिटिव में, तभी हम कहते हैं ना कि mgh से इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। वैसे ही यहाँ पे जितने से एनर्जी घटेगी वही क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे इनिशियल एनर्जी मैंने निकलवाया था वैसे ही आप फाइनल एनर्जी निकालिए। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों के बीच में इंटरेक्शन, तो वो कितना हो गया, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Q कर दिया, तो ये दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक, अब इस शेल की अपनी खुद की एक सेल्फ एनर्जी होगी जो खुद के चार्ज के रिपल्शन के कारण है, तो वो हो गया प्लस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r था ना। ठीक, अच्छा ये सेल्फ एनर्जी क्या मैं बात कर रहा हूं, ये चीज समझ में आ रहा है, सेल्फ एनर्जी किसको मैं बोल रहा हूं। याद है एक स्फीयर के ऊपर जब dq चार्ज दे रहे थे और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहा था, तो ये यहां पे हम बोलते थे कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। ठीक, तो ये एनर्जी क्यों आ रही थी, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जब dq चार्ज लेके आ रहा था तो ये इसके ऊपर पहले से जो मौजूद यहाँ पे Q चार्ज थे वो उसको रिपेल कर रहे थे। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल कर रहा है, फिर भी dq चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कैसा वर्क डन किया बताओ, नेगेटिव। और जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करता है इसका मतलब वो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक था यहाँ पे। तो ये चार्जेस, या ऐसे भी समझो इन चार्जेस के बीच में रिपल्सन, और जहां पे भी रिपल्सन अट्रैक्शन आया किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वहां पे मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको ये मिल गई, तो यही किसी एनर्जी को मैं सेल्फ एनर्जी बोल रहा हूं। समझ में आई बात, तो ये फाइनल एनर्जी हो गई। अब ये काम आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका वर्क डन का। ठीक है, क्योंकि चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय फील्ड। अगर एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाता तो हम कहते फाइनल में से इनिशियल। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, जो फील्ड है उसी ने वर्क डन किया, तो फील्ड ने वर्क डन किया तो फाइनल एनर्जी कम आएगी इनिशियल एनर्जी से। ठीक है, चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक r1 रेडियस का एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज हम टोटल डाल दे रहे हैं Q1 के बराबर। तो ये r1 रेडियस का स्फीयर हुआ, चार्ज है Q1, और फिर एक r2 रेडियस का स्फीयर है और चार्ज है उसके ऊपर Q2। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अब देखो क्या क्या एनर्जी है, एक तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, एक इस शेल का खुद के चार्जेस की वजह से रिपल्सन, और बड़े वाले शेल का भी खुद के चार्जेस की वजह से रिपल्शन। ठीक, तो पूरी एनर्जी सिस्टम की कहां कहां है, सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर स्फीयर, और इनके बीच की, दोनों के बीच की रिपल्शन मतलब की इंटरेक्शन एनर्जी। मतलब तीन एनर्जी को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला एनर्जी हो जाएगा, देखो Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक, और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की एनर्जी को मैं निकालने जा रहा हूं, वो कितना होगा, ये देखो इनर स्फीयर के कारण आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल दें और आउटर स्फीयर के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये पोटेंशियल हुआ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने Q2 से।
तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी कि सिस्टम की कितनी टोटल एनर्जी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से, और आपसे अगर पूछा जाता कि इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, ये निकाल लिया कि सिस्टम को कंस्टिट्यूट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यही वर्क डन है अगर सारे चार्जेस को इन्फिनिटी से लाया गया तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक्स जो होगा वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए लेक्चर थोड़े से बड़े रहेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में, और कोशिश रहेगी कि 3-4 क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करके कैपेसिटर का समापन किया जाए। ठीक है, लेकिन है ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, और इस चीज से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी हेल्प मिलेगी कि जो पूरा हमने थोड़ा टाइम दिया कैपेसिटर के ऊपर, तो इस बात से एकदम परेशान मत होना कि कैपेसिटर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगा, वो हम टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप जैसे जैसे डे वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टॉपिक कवर करा रहे हैं, वैसे वैसे उन सब चीजों को करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।